तो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 12th फिजिक्स सेट 346 FU, ये 2024 का जो 7वां सेट है। 6 सेट ऑलरेडी जो है इसका सलूशन मैं आप लोगों को इस पर दे चुका हूं। तो आज 346 FU का सलूशन हम देखते हैं। खंड अ, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो चालक की प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। इसका मतलब हो गया कि यह पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः E तथा B हैं। तरंग संचरण की दिशा होगी। तो इसमें जो है आपने पढ़ा हुआ है कि तरंग संचरण की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। और इसमें जैसे आप A डॉट B है तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा का फॉर्म आएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन E क्रॉस B ये EB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, यानी E और B दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा और वही तरंग संचरण की दिशा होगी। यानी यहाँ पर दिखाया जाएगा E क्रॉस B द्वारा। एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा कैसा? एक समान नहीं, परिवर्ती कुछ नहीं कह सकते। तो F इक्वल्स टू होता है QE। F सभी बिंदु पर समान है, Q का मान भी समान है, तो इसका मतलब क्या होगा कि E भी एक समान होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 एक समान। किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो अब इसको देखिए कैसे आप चेंज करेंगे। जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर, तो डेल्टा M का मान 1.2 ग्राम है। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू C स्क्वायर। C है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आएगा 1.08 इंटू 10⁻14। अब इस ऑप्शन में से आप देखिए ऑप्शन नंबर 4। फोटान का संवेग होता है। इन 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो संवेग होता क्या है? फोटान का जो संवेग होता है यह फोटान का गतिक द्रव्यमान गुणे फोटान का वेग। तो P इक्वल्स टू फोटान का गतिक द्रव्यमान होता है hν/c स्क्वायर इंटू फोटान का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, यानी इंटू C से एक C कट जाएगा, hν/c। तो ऑप्शन 3 होगा hν/c। 20 कूलाम का एक आवेश 3 इंटू 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा। कितना कार्य किया जाएगा? तो देखिए चुंबकीय बल F बराबर होता है Q V क्रॉस B, यानी चुंबकीय बल आवेश की गति के लंबवत होता है। V क्रॉस B है तो V क्रॉस B यानी इसके लंबवत होगा F की दिशा। तो जो किया गया कार्य है W बराबर होता है FD cos थीटा। जब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 होता है, इसलिए W बराबर 0, यानी यहाँ पर जो कृत कार्य होगा यह सेकेंड ऑप्शन 0 होगा। इसी तरह से खंड ब है। इस खंड ब में यानी क्वेश्चन नंबर 2 क ख ग घ ङ और च है। ये आंसर जो है इसके आगे हैं। ये खंड स का है। इसी तरह से ये पूरा पेपर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, इसका सलूशन और पेपर दोनों होगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब देखिए कॉपी में जो आप लिखेंगे तो कॉपी में ऑप्शन आपको ऐसे लिखने होंगे कि खंड अ लिखा है यहाँ पे, 1 का क तीसरा सही है पदार्थ पर, 1 का ख सेकेंड सही है E क्रॉस B द्वारा। तो इस तरह से ऐसे जो है आपको लिखना होगा। चलिए सेकंड का आंसर देखते हैं। 2 के क में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब F और P के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज जो है वर्चुअल बनता है, यानी सीधा, और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो H2 का मान होगा यह जो है H1 से
बड़ा होगा। 2 का ख, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान 8 × 10⁻14 हर्ट्ज है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो कार्यफलन W बराबर होता है h न्यू नॉट। h प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान 6.6 × 10⁻, यहाँ पर 34। ये भौतिक नियतांक जो दिया गया है लास्ट पेपर में, लास्ट में जो है दिया गया होता है। तो कहीं ये 6.6 दिया होगा, कहीं 6.63 दिया होगा, तो थोड़ा सा अंतर आता है। इसलिए आप पेपर में देख लेंगे कि 6.6 दिया है कि 6.63 दिया है, उस हिसाब से आप वैल्यू पुट करेंगे तो नॉमिनल डिफरेंस आता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये W बराबर हो गया 52.8 × 10⁻20 जूल। तो ये जूल में अगर रहने दें तो इतना होगा। अगर आप इसको जो है EV में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 3.3 EV। 2 का ग, 2 के ग में क्वेश्चन में कहा है कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो आयरन यानी Fe की बंधन ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है और इसकी बंधन ऊर्जा जो है यानी औसत बंधन ऊर्जा 8.8 MeV होती है। 2 का घ, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो यदि परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत परिपथ में शक्ति 1 वाट होगी, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 2 का अंग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। तो जिस चुंबकीय क्षेत्र में हर बिंदु पर चुंबकीय बल की तीव्रता और दिशा एक जैसी होती है उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए समान दूरी पर समानांतर रेखाओं का समूह बनाया जाता है, जैसे ये बनाया गया है तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। 2 का च, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर हैं। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता Vrms 220 वोल्ट हो गया और Irms 1.4, क्योंकि Irms और Vrms वैल्यू ही उसमें पड़ता है। 3 का क, 3 के क में किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा है, तो यहां पर ये आपको प्रूफ करना है। V बराबर 1/4πε0 P/r²। तो ये 2 आवेश हैं, ये फिगर बनाएंगे और फिर इसके बाद जो है आप ये विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर ये सूत्र निकालेंगे। तो प्लस आवेश के कारण माइनस आवेश के कारण और फिर जो है दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आपको मिल जाएगा 1/4πε0 P/r² वोल्ट। 3 का ख, 3 के ख में पूछा है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत समझाइए, लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में बदलाव किया जाता है तो पास में मौजूद दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां कई हैं, जिसमें से मुख्य है ताम्र हानि, यानी जब ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उनके तारों के प्रतिरोध में उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होती है। इसी प्रकार से भंवर धारा में हानि, ट्रांसफार्मर की कोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण कुछ ऊर्जा का क्षय उष्मा में हो जाता है। 3 का ग, 3 के ग में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में जो आपतित किरण है वह प्रिज्म पर 90 डिग्री पर पड़ रही है और प्रिज्म का कोण यहां पर दिया गया है 45 डिग्री का। तो इसमें पूछा गया है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जब ये 90 डिग्री पे पड़ रही है तो बिना डिफ्लेक्शन के यानी बिना डेविएशन के ये आगे की तरफ पहुंचेगी और जब यहां पर पहुंचेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल के साथ जो इसका एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि देखिए
यहाँ पर ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 45 है तो यानी ये भी 45 हो गया, और जब यह इस पे लंबवत है तो ये भी 45 हो गया, यानी यह क्रांतिक कोण की तरह से कार्य करने लगा। तो अब ये पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, सतह से होकर के जाएगी। अब देखिए c बराबर 45 हो गया, तो n बराबर 1/sin c, तो 1/sin 45, sin 45 का मान होता है 1/√2, ये √2 पर चला गया और इसका मान होता है 1.41, यानी इस प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है यह 1.41 होगा। 3 का घ, 3 के घ में पूछा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और धनात्मक फ्लक्स का अभिप्राय होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं, जबकि ऋणात्मक फ्लक्स का अभिप्राय होता है कि क्षेत्र में जो रेखाएं हैं या जो रेखाएं क्षेत्र हैं ये क्षेत्र की ओर आ रही हैं। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यह बाहर जा रही हैं तो धनात्मक है, और अगर अंदर आ रही हैं तो ऋणात्मक है। इसके बाद खंड द में पहला क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगे संचारित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध हैं और इनमें व्यतिकरण हो रहा है? यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा? तो दोनों तरंगे कला संबद्ध नहीं हैं और इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि जो तीव्रता मिली वह I1 प्लस I2 मिली है। यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध होंगी तो I मैक्स बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 होता है, और I मिनिमम जो है I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 I2 होता है। 4 ख, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। तो क्या थे? इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अधिकतर हिस्सा खाली होता है, परमाणु के केंद्र में छोटा एक धनात्मक आवेशित भाग होता है, नाभिक में ही सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, नाभिक धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। आंकिक प्रश्न इसका है कि 100 eV गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 70 है द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है? तो Z 70 है, K 100 eV है, इसको जूल में बदल देंगे तो 100 इंटू 1.6 10⁻19, तो ये 2 हट करके -17 हो गया। R बराबर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है R इक्वल्स टू 1/4πε0 2ZD² अब यहां पर वैल्यू रख देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻9 मीटर। ग, स्थिर विद्युतकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इस पर जो है मार्क्स ऑफ बंटवारा है वो गॉस प्रमेय लिख देंगे 1 नंबर, और जो σ/2 ε0 का निगमन कर देंगे ये 2 नंबर। ये इसको आप खुद कर लें। 4 का घ, 4 के घ में पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है वह अनुप्रस्थ होती है। फिर पूछ रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x अक्ष के समानांतर है, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? तो अगर किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण x अक्ष के समानांतर है तो उसका संचरण x अक्ष के अनुदेश होगा। अगला पार्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलम और आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है, तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो E बराबर दिया गया है, न्यू बराबर दिया गया है, और ओमेगा 2 पाई न्यू से निकाल देंगे तो यह आ जाएगा। अब K की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, ये निकाल लेंगे। अब E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस kx वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू जो है। 4 का अंग, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा
कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः प्रकाश विद्युत धारा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित प्रकाश जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, जब ये सूत्र जो आइंस्टीन समीकरण है उसके हिसाब से देखें तो जो E k है इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। तो आवृत्ति जब अगर हम बढ़ाएंगे आपतित प्रकाश की तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, किंतु प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर अपरिवर्तित रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है। 5 का क, 5 के क में चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का पूछा गया है। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इससे इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जो इलेक्ट्रॉनों की गति के विरोध को बढ़ाता है और इसलिए चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, फिगर दिया गया है और उस फिगर में तो परिपथ में जो कुल विद्युत वाहक बल है वो 3E हो जाएगा, सीरीज में जुड़ा हुआ है। परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और इंटरनल तीनों सेल का स्मॉल r है, तो कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस 3R हो जाएगा। कुल धारा I इक्वल्स टू 3/R प्लस 3R। R का मान, कैपिटल R का मान जो है R से बहुत बड़ा है इसलिए R की वैल्यू स्मॉल r छोटा हो जाएगा यानी 0। तो परिपथ में जो महत्तम धारा होगी I मैक्स इक्वल्स टू 3E/R होगी। 5 का ख, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम चर्चित नियम है, डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है जिसमें दिया गया है डेल्टा एल यानी डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, आई थीटा और स्मॉल आर यानी रेडियस, ये दिया गया है। अब डेल्टा बी जो होगा ये फाइंड करेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है 10⁻⁷ और डेल्टा एल ये जो है यहां से आ गया 10⁻² और आई का मान 10, साइन थीटा साइन 91 हो गया और ये आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 10⁻8 टेस्ला। 5 का ग, सामान्यतः निज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है? पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनत की दशा में अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख दर्शाइए। तो देखिए, निज अर्धचालकों में अपमिश्रण से अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर की संख्या बढ़ जाती है जिससे बाह्य अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अब ये जो है अग्र के लिए और ये जो है पश्च अभिनत अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए सर्किट होती है। इसका अथवा पाठ है कि स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व के मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरण, जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में विपरीत दिशा में और धारा के मान को घटाने पर प्रेरित धारा की मुख्य धारा की दिशा में बहती है। और अन्योन्य प्रेरण, जब एक कुंडली, दो कुंडली पास पास रखी गई हो, एक में अगर धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाता है या दूसरे में स्वतः और माने अन्योन्य प्रेरण के कारण जो है धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन, इसका घ पार्ट, और इसमें है कि हाइड्रोजन का अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बीच जाते हैं उस समय। तो ये दो तरह का होता है। हाइड्रोजन
का अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन। तो अवशोषण में होता है कि जब यह ऊर्जा ले करके और ऊपर की कक्षा में जाता है तो फिर नीचे की तरफ आता है और इस तरह से ये उत्पन्न होता है। इसे हम जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका फिगर इस प्रकार से, ये ऊर्जा लेकर के ऊपर की तरफ जाता है। और जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जब जो है यह ऊपर से नीचे की तरफ यानी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब जो है तो ये इस प्रकार से होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसके बाद 5 का अंग, डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए और एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी पूछा गया है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की परिकल्पना क्या है कि जब एक गतिशील कण कभी जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह करता है, तो हर गतिशील पदार्थ कण एक तरंग से जुड़ा होता है। डी ब्रॉगली तरंग या पदार्थ तरंग एक अदृश्य तरंग है जो गतिशील कण से जुड़ी होती है, जो समूह वेग के साथ तरंग पैकेट के रूप में फैलती है। यदि m द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान है तो उससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p यानी h/mv होता है, जहां पर h प्लांक नियतांक है, p कण का संवेग है, m द्रव्यमान और v वेग है। न्यूटन की गतिज ऊर्जा दी गई है और m दिया गया है h। अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछा है तो लैम्डा बराबर h/√2m के, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.395 इंटू 10⁻10 मीटर, या आप इसको कह सकते हैं राउंड ऑफ 1.4 अंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, लिखकर सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आप लिख दीजिए और इसे सिद्ध भी करना है, तो आप इसको भी सिद्ध करेंगे। तो यानी पहले आपको प्रूफ करेंगे B.dl बराबर μ0I, ये प्रूफ स्वयं करिएगा। सीधे धारावाही चालक के कारण तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आप B.dl से फाइंड करेंगे, ये आ जाता है B बराबर μ0I/2πr। इसमें ध्यान रहे, इसका ये पार्ट जो है प्रूफ वाला अपने आप करेंगे आप। इसका अथवा पार्ट है। अथवा पार्ट में पूछा गया कि आदर्श पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चिम दिशिक अभिनत में क्या प्रतिरोध होता है। तो पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अभिनत में प्रतिरोध 0 और पश्चिम दिशिक अभिनत में प्रतिरोध अनंत होता है। अब इसको अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी के रूप में जो है इसकी कार्यविधि बताना है। तो सबसे पहले ये सर्किट बनेगी और इसमें फिर क्या होता है, इसमें अब यही आप पढ़ते हैं कि जब ए सिरा इसका धनात्मक होता है तो ये धारा को प्रवाहित होने देता है, और जब ए ऋणात्मक होता है तो धारा को प्रवाहित नहीं करने देता है। यानी फर्स्ट हाफ के लिए धारा मिलती है, सेकंड हाफ के लिए नहीं मिलती है। इस तरह से ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, परिनलिका क्या होती है। तो जब किसी अचालक पर बेलनाकार रूप में जो है अगर हम जो है तार के फेरे लपेट देते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह से कार्य करने लगता है और उसी को कहा जाता है परिनलिका। अब इसमें कहा गया है कि इसके लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र को जो है दर्शाइए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरह से दर्शाया जाएगा। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट ये है, L दिया गया है, N दिया गया और I। तो परिनलिका के भीतर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI/L होता है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो B का मान 3.14 10⁻2 टेस्ला। इसके अथवा पार्ट में पूछा गया है कि गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो
देखिए ये संलग्न चित्र के अनुसार ये पूरी कहानी यहां दे दी गई है। ये प्रूफ कर लेंगे n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपान r। अब इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट है, तो ये 3 नंबर यहां तक के लिए और 2 नंबर यहां के लिए, जिसमें कैपिटल R का मान दिया गया है, ANG दिया गया है और U की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 5 माइनस 2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब कांच के गोले से उसके अंदर से जो है प्रकाश की किरण आ रही है, यानी प्रकाश की किरण आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जो ये फार्मूला होगा ANG अपान V यानी n अपान V माइनस 1 अपान U, तो ये ANG की बजाय GNA हो जाएगा, और ये GNA होगा तो GNA जो है ANG का रेसिप्रोकल होगा। तो ANG 3/2 है तो GNA 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 रख करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V का मान आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, संधारित्र क्या होते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, तो संधारित्र क्या होते हैं ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, लिख डालेंगे। इसके बाद संधारित्र की धारिता के लिए फिगर बनाएंगे और ये प्रूफ कर देंगे। इसके लिए हो गया 3 मार्क्स। और लास्ट में पूछा है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता बढ़ जाती है। इसका अथवा पार्ट है जिसमें व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पूछा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो जब 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें, उसके एक विकर्ण में कुंजी और गैल्वानोमीटर तथा दूसरे में सेल और कुंजी लगा देते हैं, तो इस संयोजन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और यह जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के कार्य आता है। संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसका जो है अथवा पार्ट में न्यूमेरिकल है। अब इसी के साथ जो है ये अथवा पार्ट में जो है न्यूमेरिकल है, फिगर दिया गया है और ये पूरा फिगर है। तो अब यहां पर हम ये सपोज कर लेते हैं I1 धारा इधर जा रही है और I2 धारा इधर जा रही है। तो I1 माइनस IG धारा अगर इधर जा रही है तो I1 माइनस IG इधर जाएगा, और इधर से IG और इधर से I2, तो I2 प्लस IG इधर जाएगा। अब यहाँ पर जब मिलेगा जोड़ेंगे तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल, I1 प्लस I2 यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ये ऐसे। तो यहाँ पर जो लूप बनेगा ABDA, देखिए ABDA, तो अब इसमें होगा 100 इंटू I1 प्लस 15 इंटू IG माइनस, अब यहाँ पे 60 इंटू I2 बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। लूप BCDB दूसरा वाला है, BCDB इस लूप में तो 10 इंटू I1 माइनस IG माइनस 5 इंटू I2 प्लस IG ब्रैकेट में रख करके और माइनस 15 इंटू IG, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब एक लूप ADC ये बन रहा, देख रहे हैं ADCA ये बाहर वाला लूप। तो इस लूप में 60 इंटू I2 प्लस 5 इंटू I2 प्लस IG और कोई दूसरा प्रतिरोध है नहीं, और ये हो जाएगा बराबर 10 वोल्ट। अब इससे निकल जाएगा। अब ये 3 समीकरण हो गए और 3 अननोन वैल्यूज हैं। तो ये समीकरण 1, 2, 3 को हल कर लीजिए, I1, I2 और IG का मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में पूछा गया है प्रतिबाधा क्या होगा। प्रतिबाधा के लिए सूत्र होता है √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो अब यहां पर आपको जो है ये सूत्र रख दीजिए, वोल्टता व धारा में कलांतर, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL डिफरेंस XC अपान R, अनुनाद की अवस्था में XL बराबर XC, Z बराबर R हो जाएगा। VRMS √VR² प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ये निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके 15 वोल्ट आ जाएगा। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट में देखिए बटा हुआ है 1 1 1 1 5 मार्क्स।
इसका अथवा पाठ में पूछा है कि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव होती है परंतु ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। पोलराइड के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है कि किसी प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशेष दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जैसे ये अध्रुवित प्रकाश चारों तरफ, ये कागज के तल में, और ये तो इस तरह से किसी विधि से सिर्फ एक तरफ कंपन यानी एक तल में कंपन करने वाले कणों को जो है प्रकाश तरंगों को लिया जाता है, बाकी को रोक दिया जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण जो है अनुप्रस्थ तरंग को दर्शाता है और ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए ध्वनि प्रकाश तरंगे जो है इनका ध्रुवण तो होता है लेकिन ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। पोलराइड के उपयोग, तो पोलराइड के कुछ उपयोग हैं, जैसे पोलराइड से बने चश्मे का प्रयोग चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। पोलराइड का उपयोग 3 डायमेंशनल इमेज चित्रों को देखने के लिए किया जाता है। बादलों के स्पष्ट फोटोग्राफ के लिए कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाया जाता है। इस तरह से पोलराइड के बहुत से उपयोग हैं।